मेरा नाम प्रीति है। आज मेरी शादी का दिन था। धीरे धीरे सारी रस्मों को अंजाम दिया जा चुका था। मेरी विदाई होने जा रही थी और ठीक विदाई के समय एक भीख मांगने वाली औरत अंदर घुस आई और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो मुझे तंग करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी महिला गार्ड ने उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। मैं दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ और मेरी एक जोरदार चीख निकल गई। मैंने चिल्लाकर महिला गार्ड्स को रोक दिया और उस भिखारन के पास जाकर उसके गंदे हाथों को चूम लिया। सब लोग हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे कि उस भीख मांगने वाली औरत ने अपने गंदे मैले थैले से एक ऐसी तस्वीर निकाली और सबको दिखाते हुए एक ऐसा सच बताया कि शादी में सन्नाटा छा गया और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो भीख मांगने वाली औरत दरअसल विदाई का समय हर लड़की के लिए वो नाजुक लम्हा होता है जिसमें वो अपनी सारी हसरतों और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ जा रही होती है। दिल उदास और माहौल में अजीब सा बोझलपन था, जो बेटी की विदाई के समय हर घर का स्पेशल लम्हा होता है। मैं प्रीति जोशी, पिता हरमन जोशी और माँ कृतिका जोशी की इकलौती बेटी। मेरे दो भाई आलोक जोशी और सोनू जोशी, जो मेरे छोटे भाई थे। मैं एक खुशहाल परिवार की पली बड़ी लड़की थी। मेरे माता पिता शहर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर आते थे। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। शहर की हर बड़ी हस्ती उनको जानती थी। आज जोशी मैंशन की हर दीवार बधाइयों और हंसी गुल्लों के शोर से गूंज रही थी। आज मेरी हल्दी का फंक्शन था और मैं अपने पापा के सीने पर सर रखकर रो रही थी, क्योंकि अपनी फैमिली से जुदा होने का मुझे बेहद अफसोस था। मेरी शादी शहर के सबसे बड़े वकील के बेटे ऋतिक ओबराय से होने जा रही थी। पापा भी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मम्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई को, अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले करते हुए अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हल्दी का फंक्शन अच्छे तरीके से निपट गया था और फाइनली अब शादी का दिन आ गया था। शहर के सबसे वीआईपी इलाके का बड़ा सा जोशी विला अपनी बेहद सुंदरता की वजह से पूरे शहर में फेमस था। ये घर सिर्फ ईंटों, पत्थर और सीमेंट का ढेर नहीं था, बल्कि मोहब्बत, इज्जत और खुशियों का एक ऐसा घेराव था जहां दुख और परेशानी का गुजारा मुश्किल से होता था। इस घर में मेरे पापा की ही चलती थी, जो शहर की सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, और मेरी मम्मी, जो शहर की सबसे बड़े मशहूर एनजीओ की ओनर थी। मेरे पापा का बिजनेस न सिर्फ इंडिया में था, बल्कि देश विदेश तक फैला हुआ था। दौलत और शोहरत उनकी दहलीज पर हाथ बांधकर हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन उनके लिए तो उनकी सारी दौलत उनके अपने बच्चे थे। उनकी लाडली इकलौती बेटी मैं और दोनों बेटे। मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों बहन भाई की अच्छे और खुशी से परवरिश की थी। वो हम तीनों भाई बहन की खुशी के लिए अपनी जान भी लुटा सकते थे। हमारी फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जिसके लोग मिसालें दिया करते थे, जिसमें उनकी पत्नी, उनके दो बेटे और उनकी लाडली बेटी शामिल थी। मुझसे छोटे मेरे भाई आलोक ने शादी कर ली थी, क्योंकि उसे शादी करने की शुरू से ही बहुत जल्दी थी। जब उसकी उम्र 22 साल की थी, तब उसे एक लड़की पसंद आ गई थी। लड़की अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। आफ्टर ऑल पापा के दोस्त की बेटी थी, इसलिए पापा ने मेरी शादी से पहले आलोक की शादी करवा दी थी। हम लोग इस बात को नहीं मानते थे कि बड़ी औलाद की शादी होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे परिवार में पापा अपने बच्चों की खुशी को ज़्यादा अहमियत देते थे और मुझे भी शादी का ज़्यादा शौक नहीं था। मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी। मेरी भाभी सोनिया बहुत अच्छी लड़की थी, जो कि हमारी फैमिली के माहौल में जल्द ही घुल मिल गई थी। हमारे घर का माहौल बड़ा खुशी भरा और फ्रेंडली टाइप का था कि देखने वाले जेलसी फील करते थे। हम तीनों में अगर मम्मी पापा का कोई आंखों का तारा था, तो वो थी घर की पहली औलाद और इकलौती बेटी, मैं थी। मैं बेहद सुंदर और समझदार पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हर कोई मुझे देखकर मेरी सुंदरता की तारीफ करता था। मैं इस घर की शहजादी थी, जिसे बचपन से ही फूलों की तरह रखा गया था। मेरे दोनों भाई अपनी इस इकलौती और लाडली बहन पर जान छिड़कते थे और मेरी हल्की सी आह पर भी पूरा घर सर पर उठा लेते थे। आलोक, जो मुझसे 2 साल छोटा था, वो तो मेरा भाई कम और दोस्त ज्यादा था। वो मेरी हर जिद फरमाइश मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। मैंने यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और अब मैं फाइनली फ्री होने के बाद घर में अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रही थी। मेरी पहचान में एक अजीब सा भोलापन और ठहराव था,
जो मेरी उम्र की लड़कियों से काफ़ी अलग होता था। मुझे बाकी लड़कियों की तरह शो ऑफ करना नहीं आता था। मैं इतने अमीर बाप की बेटी होते हुए भी बहुत सिंपल तरीके से रहती थी। इसके बावजूद मैं बेपनाह दौलत और बहुत नाजों से पली बड़ी थी। मेरे व्यवहार में थोड़ा भी घमंड या अहंकार नहीं था। मैं घर के नौकरों के साथ भी बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आती थी और घर के नौकरों को भी अपने परिवार के सदस्य जैसा ही समझती थी। यही वजह थी कि मैं सबकी फेवरेट थी। समय अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था और फिर वो घड़ी भी आ गई थी जब मेरी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत होनी थी। शहर के एक अमीर और खानदानी परिवार के छोटे बेटे ऋतिक ओबराय का रिश्ता मेरे लिए आया था। ऋतिक खुद भी एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस यहाँ नहीं दुबई में था। वो अपने बड़े भाई के साथ दुबई में ही अपनी कंपनी लॉन्च कर चुका था। मैं ऋतिक को पहले से जानती थी। दरअसल हम दोनों एक साथ यूएस में पढ़ते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। फिर हम दोनों की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। अब जब ऋतिक की फैमिली में उसकी शादी का नंबर आ गया, तो उसने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और ये रिश्ता मेरे पापा के लेवल के मुताबिक भी था। दोनों परिवारों के बीच पुरानी जान पहचान भी थी। ऋतिक शहर के सबसे बड़े और मशहूर वकील का छोटा बेटा था। उसके फादर को मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से बात तय करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। जब घर में मेरी शादी का ऐलान हुआ था, जैसे खुशियों का एक तूफान उमड़ आया था। मेरे दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी लाडली बहन की शादी को शहर की स्पेशल और यादगार शादी बनाएंगे। मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। इस शादी से मैं और ऋतिक बेहद खुश थे। आखिरकार हम दोनों की मोहब्बत कामयाब जो होने वाली थी। हमारे घर में शॉपिंग शुरू हो गई थी। तैयारी की शुरुआत हो गई थी। कई महीने पहले ही सबने अपनी अपनी मनपसंद शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। शादी के इंतजाम भी शुरू हो गए थे ताकि किसी चीज़ की कमी न रह जाए। मेरे लिए दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइनर से ड्रेस तैयार करवाए जा रहे थे। मेरी शादी के लहंगे की रेंज भी लाखों में थी। ज्वेलरी के लिए बाहर से ज्वेलर्स को बुलाकर ऑर्डर्स दिए गए थे और घर की सजावट के लिए स्पेशल इंटीरियर टीम को बुलाया गया था। हर रोज घर में एक मेले जैसा माहौल होता था। मेरी कजिन्स और मेरी सभी फ्रेंड्स मुझे घेर लेती थी। हम सब लोग मिलकर खूब पार्टी करते थे, डांस करते थे। सॉन्ग लगाकर मेरी फ्रेंड्स शादी में होने वाले डांस की प्रैक्टिस करती थी। घर का माहौल बेहद ही खुशी भरा हो रहा था। मेरे दोनों भाई भी मेरी शादी की सारी प्रिपरेशन में उन्होंने अपने दिन रात एक किए हुए थे। वो चाहते थे कि उनकी बहन जब विदा होकर जाए तो उनकी शान शौकत देखकर दुनिया दंग रह जाए। फाइनली घर में फंक्शन शुरू हो गए थे। हर फंक्शन में रंग रोशनी और खुशबू का एक सैलाब होता था। मेरे हाथों पर लगी हुई मेहंदी का रंग इतना गहरा था कि देखने वाले कहते थे कि इसका होने वाला पति इससे बेपनाह मोहब्बत करेगा। ये बात बिल्कुल सच थी। ऋतिक सच में मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत ही तो थी जो अब शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही थी। लेकिन मेरा दिल इन दिनों एक अजीब सी कंडीशन का शिकार हो रहा था। मैं जहां ऋतिक से शादी करने के लिए बेताब थी, वहीं खुशी और अनजाने डर के मिले जुले एक्सप्रेशन मेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहे थे। और फिर दिल में इस घर से और अपनी फैमिली से जुदा होने का गम भी था। मैं अपने पेरेंट्स और भाइयों को छोड़कर जाने के ख्याल से भी उदास हो जाती थी। लेकिन ऋतिक के साथ नई जिंदगी के सपने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। वो तो जैसे मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो हमेशा मुझे खुश होकर देखती थी। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो जाती थी। वो हर समय मेरी नज़र उतारती रहती थी, मुझे आशीर्वाद देती रहती थी और बस यही कहती थी कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा बेटा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। तुम्हारे बिना मेरा इस घर में मन नहीं लगेगा। तुम चली जाओगी तो मुझसे बातें कौन करेगा? और फिर मैं शादी के बाद सिर्फ इस घर को ही छोड़कर नहीं, बल्कि इस कंट्री को छोड़कर भी जा रही थी। मैं और ऋतिक शादी के बाद ऋतिक के साथ दुबई में शिफ्ट होने जाने वाली थी। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया था जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। मेरी शादी का दिन। मेरा छोटा भाई सोनू, वो तो मुझसे बहुत ही लगाव रखता था। वो मुझसे पूरे 8 साल छोटा था। वो मेरे लिए बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों की तरह था। बड़ी बहन होने के नाते हमेशा मैंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मेरी शादी का दिन आ गया था। इस सुबह सूरज भी शायद मेरा रूप देखने के लिए बेताब था। हमारे घर को गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों से इस तरह सजाया गया था कि पूरा इलाका महक उठा था।
घर का कोना कोना, हर दीवार रोशनी में नहाए हुए थे। मेहमानों के आने का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हो गया था। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे डॉक्टर, वकील, नेता, बिजनेस टाइकून और हमारे दूसरी कंट्री से आए हुए रिश्तेदार, सब मेरी शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। मुझे तैयार होने के लिए शहर के सबसे बड़े और महंगे ब्यूटी सलून भेजा गया था। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स और मेरी कजिन्स भी थी। जब मैं दुल्हन बनकर रेडी हुई तो मुझे देखकर सबकी सांसें थम गई थी। सब मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए दीवानी हुई जा रही थी। गोल्डन कलर के हैवी लहंगे में मैं बेहद ही सुंदर लग रही थी और उस पर हीरो से जड़ा हुआ शर्ट पहनकर मैं किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। हर कोई मेरी तारीफ किए बिना नहीं रुक रहा था। मेरे चेहरे का ग्लो और आंखों की चमक ने पार्लर की सारी रोशनियों को धीमा कर दिया था। जब मैं घर वापस पहुंची तो मेरी भाभी ने मेरा स्वागत किया था। मम्मी तो मुझे देखकर दौड़ती हुई मेरे गले से लग गई थी और कहने लगी कि मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो कहने लगी कि बेटा, आज तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मुझे जो खुशी हो रही है वो शायद मैं तुम्हें जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि हर माँ के लिए उसकी बेटी उसकी परछाई होती है। तुम भी मेरी परछाई हो मेरी जान। मम्मी के गले लग गई और कहने लगी, मम्मी, मैं बिल्कुल आपकी परछाई हूँ। मेरी मम्मी भी तो किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। तभी मेरे पापा भी आ गए और उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे आशीर्वाद देने लगे। सोनू और आलोक भी आ गए थे। उन दोनों की आंखें भी भीगी हुई थी। सोनू तो मेरे गले लग गया और कहने लगा कि दीदी, आप चली जाओगी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आलोक ने कहा कि प्रीति, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही हो। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर मेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में बेटी की जुदाई का दर्द भी ठीस मारने लगा था। बारात के आने का समय हुआ तो हमारे घर के बाहर गाड़ियों की मीलों लंबी कतार लग गई थी। ऋतिक बहुत ही शानदार अंदाज में बारात लेकर पहुंचा था। वो भी दूल्हा बनकर बहुत अच्छा लग रहा था। आतिशबाजी से आसमान दिन की तरह रोशन हो गया था। बैंड बाजे और ढोल की आवाज पर हर बाराती अंदर दाखिल हुए। ऋतिक के परिवार वाले भी बारात में खूब डांस कर रहे थे। दोनों ही परिवार इस शादी से बेहद खुश थे। ऋतिक नेवी गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए था। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मेरे भाइयों और पापा ने बारातियों का स्वागत किया। फूलों की पत्तियां बरसाई गईं और मेहमानों को इज्जत के साथ बैठाया गया। मंडप पूरी तरह से सज गया था और वो जज्बाती लम्हा आ गया था जब पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। मुझे मंडप में लाया गया और पंडित जी के मंत्र चारों तरफ गूंज रहे थे। ऋतिक और मैं एक दूसरे को शर्म भरी नजरों से चुपके चुपके देख रहे थे। पहले ऋतिक ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, फिर अपने नरम हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाया और फिर उसके बाद हमने 7 फेरे लिए और 7 वचन लिए, एक दूजे के साथ मरने जीने के वादे किए। पूरी विधि विधान से हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए थे और फिर एक एक करके हमें सबने अपना आशीर्वाद दिया। सब लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। हर तरफ मेरे नसीब और मेरे पापा के इंतजाम की तारीफ हो रही थी। समय तेजी से गुजरता गया और रात गहरी होती गई। यहाँ तक कि वो घड़ी आ पहुंची थी जिससे हर माता पिता और भाई डरते हैं, मतलब विदाई का समय। माहौल एकदम से सीरियस हो गया था। हर तरफ खामोशी छा गई थी। शहनाई की आवाज अब उदास लगने लगी थी। मेरे कमरे में मेरी फ्रेंड्स और भाभी मम्मी मुझे आखिरी बार तसल्ली दे रही थी। बाहर हॉल में बाराती बेचैनी से दुल्हन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो दुल्हन के साथ बारात वापस ले जा सकें। मेरे दिल में भी अपने परिवार से बिछड़ने का बहुत बड़ा गम था और अब मुझे पता चल रहा था कि क्यों विदाई के समय लड़कियां इतनी उदास हो जाती हैं, क्योंकि वो चाहकर भी अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन हर बेटी को शादी करने के बाद एक न एक दिन अपने माता पिता और अपने भाई बहन से अलग होना ही होता है। मेरे पापा और मेरे दोनों भाई दरवाजे के पास खड़े होकर मेहमानों को विदा कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार अंदर की तरफ उठ जाती थीं, जहां से उनकी लाडली बेटी को अब हमेशा हमेशा के लिए किसी और के घर जाना था। ये वो फैमिली थी जिसने मोहब्बत की मिसाल कायम की थी, जहां खून के रिश्तों का संबंध सबसे ऊपर था। किसी के सोच विचार में भी नहीं था कि अगले कुछ लम्हों में इस फंक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ इस शादी के माहौल को बदल देगा, बल्कि सालों से छुपे हुए उस राज से भी पर्दा उठा देगा जो अभी तक दबा हुआ था। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक था। अपने माता पिता और भाइयों के साए में महफूज दुल्हन बनी हुई
अपनी नई जिंदगी के सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थी और बाहर खुशियों का शोर अपनी ऊंचाइयों पर था। सब लोग विदाई के लिए मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे भाइयों ने मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मैं बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी। ऋतिक और उनकी फैमिली वाले एक तरफ खड़े हुए ये नज़ारा उदासी से देख रहे थे। उसके बाद मैं रोती हुई अपने पापा के गले लगी तो मेरा दुख दुगना हो गया था। वहां पर मौजूद हर इंसान की आंख में आंसू आ गया था। अभी मैं गाड़ी तक पहुंची भी नहीं थी कि गेट पर एक अजीब सी हलचल हुई जिसने सबको चौंका दिया था। मैं इधर कहानी को विदाई से लगभग कुछ समय पीछे ले जाना चाहूंगी। अपने भाइयों के साथ गले मिलकर मैं रो रही थी। तब घर के मेन गेट से उठने वाले एक हंगामे ने इस गम भरे माहौल को हिलाकर रख दिया था। ये शोर अचानक पैदा हुआ और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि हॉल में मौजूद हर इंसान का ध्यान उस हंगामे पर चला गया। सबकी भीगी हुई आंखें और झुके हुए सर एकदम से उड़ गए थे और गर्दन गेट की तरफ मुड़ गई। हुआ कुछ ऐसा था कि वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड एक औरत के साथ उलझ रहे थे। वो औरत कोई मेहमान नहीं थी और ना ही कोई बिन बुलाई बाराती थी। वो एक बेहद उजड़ी हुई गरीब मेले कुचेले कपड़ों में शामिल भीख मांगने वाली एक औरत थी जिसकी हालत देखकर घिन आ रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे जिन पर मिट्टी जमी हुई थी। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं और सर के बाल बिखरे हुए थे जिनमें धूल फंसी हुई थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो मजबूत शरीर वाले गार्ड्स उसे बाजुओं से पकड़कर पीछे धकेल रहे थे। गार्ड्स चिल्ला रहे थे, ओए पागल औरत, पीछे हट, तुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ शादी हो रही है, चल निकल जा यहाँ से वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन वो भीख मांगने वाली औरत न जाने किस मिट्टी की बनी थी या उसके अंदर कौन सी ऐसी ताकत थी जो उसे वहां से हिलने नहीं दे रही थी। वो औरत गार्ड्स की धमकी पर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आई थी और बार बार गेट के अंदर झांकने की कोशिश करती रही और एक ही रट लगाए हुए थी कि मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे अंदर जाने दो, मुझे दुल्हन से मिलना है। भीख मांगने नहीं आई हूँ, मुझे बस एक बार दुल्हन को देखना है, उसके बाद मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। उस औरत की आवाज़ में एक ऐसा दर्द, एक ऐसी तड़प और एक ऐसी चीख थी जो शादी के बैंड बाजे और मेहमानों की चर्चा को चीरती हुई सीधी लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। मेहमान जो हैवी डिजाइनर कपड़ों में शामिल थे और अपने एटीट्यूड के साथ खड़े हुए थे, उस भिकारन औरत को देखकर हक्का बक्का रह गए थे। इतने अमीर परिवार की इस शादी में ऐसे इंसान का वजूद ही एक सवालिया निशान था। लोगों ने नाराजगी भरे अंदाज में अपनी नाक चढ़ाई और कुछ औरतों ने अपनी कीमती ड्रेस समेट लिए, जैसे ही उस औरत की नज़र पड़ने से वो मेले हो जाएंगे। चर्चाओं का एक तूफान उमड़ आया था। कोई कह रहा था कि आजकल के भिखारियों को भी शर्म नहीं आती, ठीक मौका देखकर पहुंच जाते हैं ताकि लोग इज्जत बचाने के लिए इन्हें पैसे दे दें। तो कोई सिक्योरिटी टीम के इंतजाम पर सवाल उठा रहा था कि इतने वीआईपी इवेंट में ये औरत अंदर कैसे घुस आई। मैं जो अभी तक अपने परिवार से गले मिलकर रो रही थी, मेरी आंखें आंसुओं से धुंधलाई हुई थी। इस शोर को सुनकर चौंक गई। मैंने अपने आंसू साफ किए और घूंघट के पीछे से झांक कर देखा। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन है और क्यों मेरा नाम ले रही है। एक अनजान भीख मांगने वाली औरत मुझसे मिलने की आखिर जिद क्यों कर रही है। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था, एक ऐसा ख्याल जिसने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। मेरा पति ऋतिक और उसके पेरेंट्स भी हैरानी से गाड़ी से बाहर आ गए कि आखिर ये देखें कि माजरा क्या है। मेरे दोनों भाई आलोक और सोनू ये सब देखकर गुस्से में हो गए थे। उनका पारा हाई हो गया था कि इस समय उनकी बहन की विदाई का जज्बाती माहौल खराब करने की आखिर किसने जुर्रत की है। आलोक ने गुस्से से गार्ड्स को आवाज दी, तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो? महिला गार्ड्स कहाँ हैं? उठाकर फेंक दो इस औरत को बाहर, हमारे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो रही है। उसकी आवाज में हुक्म भरा हुआ था, मगर वो भिकारन उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने एक अजीब सी फुर्ती दिखानी शुरू कर दी। जैसे ही महिला गार्ड का ध्यान आलोक की आवाज की तरफ बटा, उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और लंगड़ाती हुई गिरती पड़ती अंदर की तरफ भागी। वो सीधी उसी जगह की तरफ लपकी जहां मैं अपने भाइयों के घेरे में खड़ी हुई थी। उसकी इस हरकत पर सारी महफिल दंग रह गई थी। किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि एक भीख मांगने वाली औरत इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। वो हांफती हुई, सांस फूली हुई हालत में तेजी से फासला तय कर रही थी। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी।
उन नज़रों में भूख नहीं थी, लालच नहीं था, बल्कि ममता जैसी तड़प और सालों का इंतज़ार था। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, तो मेरे दोनों भाइयों ने मेरे सामने दीवार बनकर उसका रास्ता रोक लिया। मैं ये सब देखकर बुरी तरह से डर गई थी। आलोक, जो सबसे ज़्यादा जज़्बाती था, वो गुस्से से पागल हो गया। वो आगे बढ़ा और उस औरत का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, "कहाँ घुसी आ रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? पीछे हटो, वरना हमारे गार्ड्स तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम संभल भी नहीं पाओगी।" भिकारन इस धमकी से भी डरी नहीं थी और महिला गार्ड ने उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। उसके कमजोर शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो गार्ड का मुकाबला कर सकती, मगर उसने हाथ जोड़ दिए। उसके गंदे और खुरदुरे हाथ आलोक के सामने जुड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि साहब जी, मुझे मार लो, जितना भी चाहे मार लो, बस मुझे अपनी बच्ची से मिल लेने दो। मैंने इसे बरसों से नहीं देखा। मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार जी भर के मुझे इसे देख लेने दो। उसके अंदाज की सच्चाई ने लम्हे भर के लिए माहौल को हैरान कर दिया। मैं जो अपने भाइयों के पीछे छुपी खड़ी थी, मैंने इस भिखारन को देखा। उसके चेहरे पर गंदगी जमी हुई थी, आंखों में तैरते हुए आंसू और कांपते हुए होठ देखकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी लहर उठी थी। ये रहम था या खून की पुकार, मैं खुद भी नहीं जानती थी। जब गार्ड ने दोबारा उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फौरन आगे बढ़कर गार्ड का बाजू पकड़ लिया और तड़प कर बोली कि छोड़ो इन्हें, रुक जाइए आप लोग, इनके साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए ये कितनी बूढ़ी और कमज़ोर हैं, शायद उनकी कोई बहुत मजबूरी है, इन्हें आने दीजिए। मेरी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मुझे देखकर सब लोग दंग रह गए थे। मेरे भाई अपनी लाडली बहन की बात कभी नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने गार्ड्स को रोक दिया। फिर आज तो मेरी विदाई का दिन था। आलोक नफरत से पीछे की तरफ हट गया था। रास्ता मिलते ही भिकारन ऐसे आगे बढ़ी जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो कांपते हुए कदमों से बिल्कुल मेरे करीब पहुंची थी। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था। उस भिकारन के शरीर से पसीने और गंदगी की तेज बदबू आ रही थी, जो मेरे कीमती परफ्यूम की खुशबू पर भी भारी थी। मेहमानों ने नाक पर हाथ रख लिए थे, मगर उस औरत को दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। वो टकटकी बांधकर सिर्फ मेरे चांद जैसे चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी, जो उसके गंदे मेले गालों पर लकीरें बना रही थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मैं इस अजनबी की नजरों से नजर न मिला सकी और मैंने अपनी नजरें झुका ली। तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस भिखारन ने कांपते हुए मेरे आगे हाथ बढ़ाया और मेरी मेहंदी से सजे नाजुक और सुंदर हाथों को थाम लिया। ये नज़ारा किसी कयामत से कम नहीं था। एक सड़कों पर भीख मांगने वाली औरत का शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी का हाथ पकड़ना किसी जुर्म से कम नहीं था। मैं बुरी तरह से सहम गई। उसके छूने से भी मुझे डर महसूस हुआ और एक अजीब सा अपनापन भी। मैं अपना हाथ छुड़ाना तो चाहती थी, मगर भिखारन की गिरफ्त में एक अजीब एहसास था। इससे पहले कि मैं पीछे हटती, इस भिखारन ने झुककर मेरे हाथों को चूम लिया। उसके आंसू मेरी मेहंदी पर गिरकर खुश्क होने लगे और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसने रोते हुए हिचकियों के साथ कहा कि प्रीति, प्रीति तुम मेरी हो, प्रीति तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी लाडली बेटी हो। ये शब्द मेरी बेटी किसी आइटम बम की तरह वहां गिरा था, जिससे हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। मेरा दिमाग तो जैसे ये सब सुनकर खामोश हो गया था। मेरे कानों में ये शब्द बार बार गूंज रहे थे और मैं सोच रही थी कि क्या ये औरत पागल है या फिर किसी गहरे सदमे का शिकार है। क्या मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है? सभी लोग पत्थर बने वहां खड़े थे। ऋतिक के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। पापा के चेहरे पर गुस्सा था, तो मम्मी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। लेकिन हैरानी भरा लम्हा सिर्फ कुछ ही देर का था। अगले ही लम्हे जैसे तूफान आ गया था। मेरे भाइयों का खून जोश मार गया था। उनकी गैरत को ऐसा ललकारा गया था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। आलोक और सोनू ने चीते की तरह गार्ड्स को इस औरत पर झपटने के लिए कहा था। महिला गार्ड्स ने इस औरत को दबोच लिया और पूरी ताकत से झंझोड़ा और कहा कि ऐ घटिया औरत, तेरी जुबान कैसे चली? तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बात करने की? ये प्रीति मैडम है, जोशी साहब की बेटी और उनकी बड़ी औलाद। तू जानती नहीं कि ये लोग कौन है? ये बहुत ही अमीर लोग हैं और ये प्रीति मैडम इनकी बेटी हैं। तेरी औकात कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। गार्ड्स के धक्का देने पर वो औरत दूर जाकर गिरी थी। फिर वो उठने की कोशिश करते हुए बोली कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा खून है।
ये सुनते ही आलोक को और भी गुस्सा आ गया था और उसने महिला गार्ड से कहा कि देख क्या रही हो, इस औरत को पीट पीट कर इसकी हालत खराब कर दो ताकि ये कुछ भी बोलने के काबिल न रहे। महिला गार्ड ने एक जोरदार लात भिकारन के सीने पर मारी। भिकारन मुंह के बल जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। दो तीन महिला गार्ड और आ गईं। सबने मिलकर उसे घेर लिया और लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी और कहा कि हम तुझे मार डालेंगे, तू आज जिंदा नहीं बचेगी, तूने इन लोगों की इज्जत पर हाथ डाला है। मेहमान डरकर पीछे हट गए थे। शादी का घर अब जंग का मैदान जैसा लगने लगा था। ऋतिक के परिवार वाले गुस्से और बेइज्जती के एहसास के साथ ये तमाशा देख रहे थे। मैं भी ये सब कुछ देखकर बुरी तरह से डर गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। जमीन पर पड़ी वो औरत मार खाते हुए भी रहम की भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि उसकी नजरें अभी भी मुझे तलाश कर रही थी। वो बार बार हाथ उठाकर मुझे पुकारने की कोशिश करती रही, मगर हर बार कोई ठोकर उसे खामोश करवा देती। सिक्योरिटी गार्ड्स भी दौड़ते हुए आ गए थे, मगर वो मालिकों के गुस्से के सामने बेबस थे। तभी मेरी मम्मी, जो कब से खामोश खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, अचानक से हरकत में आई। उनके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो सिर्फ वही समझ सकती थी, जैसे उनका कोई भयानक अतीत उनके सामने खड़ा हो। वो तेजी से आगे बढ़ी और गरजदार आवाज में कहा कि बस करो, छोड़ दो उसे। मेरे दोनों भाई और पापा ये सब देखकर दंग रह गए थे और अपनी मालकिन की आवाज पर महिला गार्ड्स रुक गई थी। मेरी मम्मी ने उस औरत की तरफ नहीं देखा, शायद वो नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रखती थी। उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ देखा और कड़क शब्दों में हुक्म दिया, इस पागल और दिमागी मरीज को फौरन यहाँ से ले जाओ और इसे घसीटकर बाहर फेंक दो और पुलिस के हवाले करो। इसने हमारी खुशी के मौके को बर्बाद कर दिया। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। महिला गार्ड ने उस औरत को बाजू से पकड़कर उठाया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी, जैसे किसी मरे हुए जानवर को ले जाते हैं। भिकारन का शरीर जख्मों से चूर था। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी साड़ी कई जगह से फट चुकी थी, लेकिन जब उसे मेरी मम्मी के करीब से गुजारा जा रहा था तो उसके अंदर की बची कुची ताकत पैदा हो गई। उसने रिक्वेस्ट की और अपना सर उठाकर मेरी मम्मी की आंखों में आंखें डाल दी। इस लम्हे उसकी आंखों में भीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसने मेरी मम्मी की आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। भिकारन ने चिल्लाकर कहा कि मालकिन, तुम भूल गई क्या? मालकिन, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या ये यही वादा है जो तुमने कुछ सालों पहले मुझसे किया था? जब तुमने मेरी बेटी को लिया था तो कहा था कि तुम मुझे इसे वापस कर दोगी, लेकिन आज तुम मुझे इसे देखने भी नहीं दे रही हो। प्लीज मुझे इसे जी भरकर देख लेने दो। उसकी आवाज इतनी तेज और साफ थी कि हॉल के आखिरी कोने तक सुनाई दे रही थी। ये शब्द सुनते ही बारात में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी जगह पर टिक गए। ये शब्द बड़बड़ाहट के नहीं थे, इनमें एक सच छुपा हुआ था, एक ऐसा सच जो चीखे मार मार कर अपनी गवाही दे रहा था। सबकी नजरें सवाल का निशाना बनकर मेरी मम्मी के चेहरे पर पड़ गई थी। लोग हैरान थे कि इस भिकारन का मेरे परिवार से क्या संबंध है और ये किस वादे और धोखे की बात कर रही है, कि अमानत और किस लेन देन की बात कर रही है। क्या सच में मेरी मम्मी इस औरत को जानती है? अब लोगों के बीच चर्चा तेज आवाज में होने लगी थी। ऋतिक के माता पिता ने आगे बढ़कर मम्मी से पूछना चाहा था। माहौल में तनाव बहुत गहरा हो चुका था। गार्ड्स इस भिकारन को घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई थी। वो भिकारन अभी भी मेरी बेटी, मेरी प्रीति पुकार रही थी। मेरी आवाज में इतना भी दर्द था कि किसी भी पत्थर को पानी कर सकता था। मैं जो पत्थर की बनी खड़ी थी, इस औरत की आखिरी पुकार ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। खून का रिश्ता हो या इंसानी हमदर्दी, ये शायद कुदरत का कोई इशारा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। इससे पहले गार्ड्स इस औरत को बाहर सड़क पर फेंकते, मैंने पूरी हिम्मत से ऐसी चीख निकली जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और फिर मैं अपना हैवी लहंगा संभालते हुए पागलों की तरह भागती हुई गार्ड्स की तरफ बढ़ी। मैंने चीख कर कहा कि छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें, खबरदार जो इन्हें अब किसी ने हाथ भी लगाया। मेरा ये रूप और मेरे तेवर और ये फैसले भरा अंदाज देखकर सब लोग दंग रह गए थे। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था कि ये वही नाजुक और खामोश प्रीति है, और यहीं पर आकर सबकी सांसें अटक गई थी कि अब क्या होगा। मैं उस औरत के पास पहुंची जो जख्मों से चूर बेहाल पड़ी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हरमन जोशी की लाडली और प्यारी बेटी, जो आज दुल्हन बनी हुई है, वो अपनी विदाई के नजदीक एक गंदी, गरीब और बदबूदार भिकारन की खातिर इस तरह सबके सामने भागती हुई चली जाएगी। महिला गार्ड्स मेरे जाते हुए पीछे हट गई थी। मैंने एक लम्हा बर्बाद किए बिना ही वहीं जमीन पर बैठना ही ठीक समझा। मेरा ब्राइडल लहंगा जमीन पर घिसट रहा था, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी।
उस भिखारन ने अपनी सूजी हुई और धुंधली आंखों को खोला तो अपने सामने मुझे देखकर उन्हें अपनी आंखों की रोशनी पर विश्वास नहीं आया। उनके होठों पर एक दर्दनाक और सुकून भरी मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उठने की कोशिश की तो मैंने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा दिया। वो औरत उठकर बैठ गई थी। उनके हाथों से खून निकल रहा था और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे, मगर इस समय उनकी ममता में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उन्होंने अपने मेले और खुरदुरे हाथ जिन पर जमाने की सख्तियां लिखी हुई थी उनको आगे बढ़ाया और मेरी मेहंदी वाले नरम और कोमल हाथों को थाम लिया। मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी, मगर मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। एक अनजानी ताकत थी जिसने मुझे जकड़कर रखा हुआ था। उस औरत ने तसल्ली और मोहब्बत के मिली जुले एक्सप्रेशन के साथ झुककर मेरे हाथों को चूम लिया। उनके गर्म आंसू मेरी हथेलियों पर गिरकर खुश्क होने लगे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथ उठाए और मेरे चेहरे को किसी किताब की तरह अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। वो टकटकी बांध कर मेरे चेहरे को देख रही थी, जैसे सालों की प्यास बुझा रही हूँ। उनकी आवाज़ दबी हुई थी और गले में आंसुओं का एक गोला अटका हुआ था। उन्होंने टूटे फूटे अंदाज में कहा कि मेरी बेटी प्रीति, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और आज कितनी सुंदर लग रही हो। ऊपर वाला तुम्हें हर नज़र से बचाए रखे। देखो तो, तुम दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो, बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसा मैंने बरसों पहले अपनी वीरान रातों के सपने में तुम्हें देखा था। उनके अंदाज में ऐसी ममता और ऐसा प्यार था कि सुनने वालों के दिल पिघल रहे थे। वो हिचकियों के साथ बोलती चली जा रही थी, जैसे अब उन्हें चुप रहने का कोई डर न हो। उन्होंने कहा, प्रीति मेरी बेटी, आज मुझसे रहा नहीं गया। 24 साल का ये बोझ मेरे सीने पर इतना भारी हो गया कि अब मैं सब्र नहीं कर सकी। वैसे तो मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हारी जिंदगी के साए में भी नजर नहीं आऊंगी, कभी तुम्हारी खुशियों को नजर नहीं लगाऊंगी। मगर जब अखबार से मुझे ये खबर मिली कि आज तुम्हारी शादी हो रही है और तुम शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस कंट्री को छोड़कर अपने पति के साथ चली जाओगी, तो मैं अपने कदमों को रोक नहीं सकी। एक माँ की तड़प ने सारे उसूल और वादे तोड़ दिए। मैं बस तुम्हें दुल्हन के रूप में एक नज़र दूर से देखना चाहती थी। ऊपर वाले की सौगंध बेटी, अगर ये सिक्योरिटी वाले मुझे ना रोकते, अगर तुम्हारे भाई मुझे ना पिटवाते, तो मैं दूर अंधेरे में खड़ी होकर तुम्हें जी भरकर देख लेती और तुम्हें आशीर्वाद देकर वहीं से खामोशी से वापस चली जाती। और तुम्हें सारी जिंदगी पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी ये बदनसीब माँ भी तुम्हारी विदाई में शामिल हुई थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था बेटी। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका। अब मैं ये बोझ अकेले और नहीं उठा सकती थी। उनकी बातें सुनकर मैं हैरानी और सदमे के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उनको देख रही थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल आंधियों की तरह चल रहे थे कि आखिर ये औरत कह क्या रही है। 24 साल का बोझ, कसम माँ। उनके ये शब्द एक एक करके मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, डर या मोहब्बत। बस मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो मेरे मेकअप को खराब कर रहे थे। ठीक उसी समय मम्मी, जो अभी तक ये सब खामोशी से खड़ी सुन रही थी, वो अचानक से होश में आई। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। किसी डरावने राज के फाश होने का डर उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था, जिसे वो गुस्से के पर्दे में छुपाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी पागलों की तरह गुस्से में भड़कती हुई आगे की तरफ बढ़ी तो उनके पीछे पीछे पापा भी आने लगे थे। मम्मी ने उस औरत का बाजू मजबूती से पकड़ा और उन्हें झंझोड़ते हुए गुर्राई, बस करो, बहुत हो गया ये नाटक। यहाँ तमाशा मत बनाओ। जो एक शब्द भी तुमने अगर और बोला तो चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ और तुम्हें ऐसी जगह बंद करवाऊँ कि तुम अपनी मौत की दुआएं मांगो। मम्मी की आवाज़ में घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। इधर पापा ने भी बिल्कुल इसी तरह इस भिखारन को डांट लगाकर धमकी दी। मम्मी ने झुककर अपने बाजू से पकड़कर उठाया और मुझे अपने सीने में इस तरह से जोर से भींच लिया जैसे कोई मुझे उनसे छीन कर ले जा रहा हो। उनका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो पूरी तरह से घबराई हुई थी और बार बार मेरे सर और चेहरे पर हाथ फेर रही थी और रोते हुए कांपती हुई आवाज में कह रही थी कि मेरी बेटी प्रीति, तुम ठीक हो ना? बेटा, तुम इस पागल औरत के पास मत जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। मम्मी का ये अंदाज मेरी रखवाली से ज्यादा मुझ पर छिनने के डर के जैसा था। वो डर रही थी कि कहीं मैं उनके हाथों से निकल ना जाऊं। मैं अपनी मम्मी के सीने से लगी हुई थी, लेकिन उनकी नजर अभी भी जमीन पर बैठी इस भिखारन औरत पर जमी हुई थी, जिसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। माहौल में तनाव और भी ऊंचा हो चुका था। सारे मेहमान, बाराती और मेरी ससुराल के रिश्तेदार हक्का बक्का खड़े थे।
खुशी के इस फंक्शन में एक गम भरा माहौल बन चुका था। सबके दिमागों में अलग अलग ख्याल जन्म ले रहे थे। मेरे ससुर जी और ऋतिक जो शहर की सबसे बड़ी शख्सियत थे और मेरे पापा के पुराने दोस्त भी थे, उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीरियस होकर भीड़ से निकलकर आगे आए और मेरे पापा के कंधे पर हाथ रखकर भारी शब्दों में पूछा कि हरमन, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये क्या मामला है? ये औरत क्या कह रही है? मेरी बहू की विदाई के समय ये औरत कौन है और ये ऐसा क्यों कह रही है? फिर उसने मम्मी की तरफ देखा और कहने लगा, भाभी जी, आप इतना क्यों घबराई हुई हो? हमें भी तो कुछ बताइए। अब हम आपके समधी हैं। ये तमाशा हमारी इज्जत पर भी निशाना है। ऋतिक के पिता का सवाल सुनकर मेरे पापा तो कंफ्यूज थे, लेकिन मेरी मम्मी के माथे पर पसीने के कतरे दिखाई देने लगे थे। वो बुरी तरह से बौखला गई थी। उन्होंने लड़खड़ाती हुई जुबान में बात करने की नाकाम कोशिश की। पापा ने कहा कि नहीं नहीं दिलीप जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप परेशान न हो। ये औरत दरअसल पागल है। ये एक दिमागी पेशेंट है। इसे बस आदत है अमीर लोगों के फंक्शन में आकर ऐसे ही नाटक करने की। ये कौन है हम इसे नहीं जानते, बस इधर उधर इसे भीख मांगते हुए ही देखा है। आप लोग प्लीज गाड़ियों में बैठिए, ये सब बकवास कर रही है, मैं इसे अभी निकलवाता हूँ। पापा की ये बात सुनकर कि ये भिकारन जो अभी तक सर झुकाकर बैठी हुई थी और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रही थी, अचानक जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ी, मैं पागल नहीं हूँ हरमन जी। उसकी आवाज में इतनी ताकत और गरज थी कि मेरे पापा बुरी तरह से डर गए और एकदम पीछे हट गए। उस भिकारन ने अपनी धुंधली आंखों से मम्मी की तरफ घूर कर देखा और भीड़ की तरफ रुक करके चिल्लाकर बोली कि मैं पागल नहीं हूँ कृतिका जी, आप बताओ मैं पागल नहीं हूँ। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखकर कहा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई भिकारन हूँ जो तुम्हारे पैसों के लिए यहाँ आई है। मैं एक बदनसीब और मजबूर माँ हूँ। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। मैं जो अभी भी मम्मी की गिरफ्त में थी, उस औरत ने एक ऐसा सच बताया जिसे वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। उन्होंने कहा कि ये प्रीति, जिसे तुम लोग कृतिका जोशी और हरमन जोशी की बेटी समझते हो, ये मेरा खून है। ये मेरी बेटी है। इसे मैंने जन्म दिया है। मैंने आज से 24 साल पहले अपने हाथों से प्रीति को कृतिका जी के हवाले किया था, जब ये सिर्फ 2 महीने की थी। इस औरत की ये बात सुनकर बारात में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सांसों की डोरियां टूटती हुई महसूस हुई। ये सब सुनकर तो मेरे भाइयों के सर चकरा गए थे। ऋतिक भी हैरानी से बुत बना खड़ा था और मम्मी की गिरफ्त मेरी तरफ से ढीली पड़ गई थी। भिकारन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज तुम सब मेरी हालत देखकर मुझे धुतकार रहे हो, मगर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरे पास भी एक छोटी सी दुनिया थी। एक कहानी है मेरी बर्बादी की और इस बच्चे की जिंदगी की, जो आज मुझे सुनानी ही पड़ेगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आंसू साफ करते हुए अपनी कहानी सुनाने के लिए अपने होठ खोले, ताकि दुनिया को बता सके कि वो इस हाल तक कैसे पहुंची और मैं इस महल तक कैसे पहुंची। वो भिकारन जिनका नाम जानकी था, उनकी आंखों में पुराने समय की एक पूरी फिल्म चल रही थी। उन्होंने एक गहरा और ठंडा सांस भरा, जिसमें सालों की थकन मिलती है, और फिर लोगों की तरफ देखकर अपनी कांपती हुई आवाज में उस रात से पर्दा उठाना शुरू किया जिसने 24 साल से उनकी कमर झुकाकर रखी थी। उन्होंने कहा, आज आप सब लोग मुझे जिस हाल में देख रहे हैं, ये मेरी असली हकीकत नहीं थी। आज से 24 साल पहले मैं भी तुम सब की तरह इज्जतदार इंसान थी। मेरा नाम जानकी देवी है और मैं इसी शहर के एक छोटे से इलाके में अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता था, जिससे हमारा गुजारा होता था। हमारे पास दौलत तो ज्यादा नहीं थी, मगर सुकून की दौलत बेपना थी। मैं और मेरे पति अपनी छोटी सी कच्ची आबादी के मकान में बहुत खुश थे। हमारी खुशियों को 4 चांद तो तब लगे थे जब ऊपर वाले ने हमें शादी के 3 साल बाद संतान दी। जब ये बच्ची प्रीति पैदा हुई तो मेरे घर में जैसे खुशियों का समा था। मेरे पति ने घर में बेटी के आने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मैंने सपना देखा था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाऊंगी, मगर तकदीर का लिखा अटल होता है। जब मेरी बेटी 10 दिन की थी, जब भीषण गर्मी की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हो गया और दिमाग की नस फटने की वजह से उसकी फैक्ट्री में ही मौत हो गई। जब तक उन्हें फैक्ट्री के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पति के मरने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी की परवरिश करना काफी मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन तक तो रिश्तेदारों ने साथ दिया और कुछ दिन घर में जुड़े हुए पैसों से गुजारा चलता रहा, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरे लिए मेरी बेटी को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था और फिर मैं खुद भी भूखी प्यासी रहती थी।
इतना कहकर जानकी देवी की आवाज भर गई थी और आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे। मैं भी उनकी कहानी सुनकर हिचकियों से रो रही थी। जानकी देवी ने मेरे आंसू पोंछते हुए बात जारी रखी और कहा, मेरे पति की मौत के बाद मुझ पर बहुत बड़ी कयामत टूटी थी। मैं अकेली रह गई थी और मेरी गोद में 10 दिन की बच्ची थी जो भूख से बिलखती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। कुछ दिन तो गुजारा करने में आसानी हुई थी, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मैंने सोचा कि मैं लोगों के घरों में काम करूंगी, मगर काम कैसे करूं? अगर मैं काम पर गई तो इस मासूम को कौन संभालेगा? पति जा चुका था। घर का किराया न देने पर मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं सड़क पर आ गई थी। मेरी बेटी भूख से बेहाल होकर जब रोती थी तो मेरा कलेजा फट जाता था। कई रातें हमने फुटपाथ पर गुजारी थी। मैं पानी में चीनी घोलकर अपनी बेटी को पिला दिया करती थी, मगर वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। फिर वो रात आई जब प्रीति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था और वे बेहोशी की हालत में थी। मैं उसे सरकारी अस्पताल ले गई तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसे किसी प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। अगर इसको ठीक से समय पर इलाज नहीं मिला तो ये बच्ची सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। ये सुनकर मैं पागल हो गई। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। मैं भागी, मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत लता बहन का ख्याल आया, जो खुद गरीब थी, एक बहुत बड़े बंगले में नौकरी किया करती थी। वो अक्सर मोहल्ले की औरतों से अपनी मालकिन की तारीफ करती थी कि उसकी मालकिन बहुत अमीर है और गरीब लोगों की भी बहुत सहायता करती है। ऊपर वाले का दिया उनके पास सब कुछ है सिवाय औलाद के। मैं लता बहन के पास गई और उससे कहा कि बहन मेरी मदद करो, मुझे अपनी मालकिन के पास लेकर चलो। तुमने बताया था ना कि तुम्हारी मालकिन गरीब लोगों की सहायता करती है। इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रही हूँ। कृपया करके मुझे अपनी मालकिन के पास लेकर चलो। मैं उसे अपनी समस्या बताना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो औरत मेरी मदद ज़रूर करेगी। लता बहन ने कहा कि हाँ हाँ, मेरी मालकिन बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारी मदद करेगी। लता बहन ने मुझे अपनी मालकिन कृतिका जोशी का पता दे दिया था और फिर मैं इस जोशी मैंशन में अपनी बीमार बेटी को लेकर आ गई। कृतिका जी को मैंने अपनी पूरी समस्या बताई और कहा कि मैं सारी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी। कृपया करके आप मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से होगा, लेकिन बड़े डॉक्टर की फीस देने और दवाइयों के खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरी बेटी का इलाज जल्द ही नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। कृतिका जी, जो एक समाज सेविका होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी थी, इनको और इनके पूरे परिवार को पूरा शहर जानता था। मैं जानती थी कि ये बहुत अमीर है, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास गई थी। उन्होंने मेरी समस्या सुनी और कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे लगा कि शायद उनकी शर्त यही होगी कि वो मदद के बदले में मुझे अपने घर की नौकरानी बनाएंगी या फिर कोई ऐसा काम देंगी जो शायद कोई ना कर रहा हो, क्योंकि उनकी शर्त मैं इसी तरह पूरी कर सकती थी। बाकी उनके आगे मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मगर उन्होंने अपनी जो शर्त मुझे बताई, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, जैसा कि तुम जानती हो कि मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास औलाद नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे पास औलाद है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन औलाद ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं और जिसका जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। मेरे पति 1 साल के लिए दुबई जा रहे हैं। वो वहाँ पर अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी समय लगेगा। 1 साल या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर तुम मुझे अपनी बेटी दे दो तो मैं अपने पति से कह दूंगी कि हमारी बेटी हुई है। इस तरह मेरे पति की नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और उनको औलाद भी मिल जाएगी, और फिर तुम्हारी बेटी का इलाज होने के साथ साथ उसे इस घर में अच्छी परवरिश भी मिलेगी। हम उसे बहुत प्यार देंगे। मैंने कहा, लेकिन मालकिन, मेरे पास मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? मालकिन ने कहा, अगर तुम्हारी बेटी इलाज ना मिलने की वजह से जिंदा ना रही, तब तुम क्या करोगी? उनकी बात सुनकर मैं सोच विचार में पड़ गई थी। मैंने अपनी बेटी को देखा, जो आंखें बंद करके बेहाल हालत में मेरी गोद में थी। मैंने सोचा, अगर मुझे इसकी ज़िंदगी बचानी है तो मुझे मालकिन की बात माननी ही होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी और मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी।
इसलिए मैंने मालकिन की खाली झोली में अपनी बेटी को डाल दिया और उनसे कहा कि मालकिन, मेरी बेटी मैं हमेशा के लिए आपको सौंप रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी बेटी से दूर मत करना। कृतिका जी ने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल नहीं हो गई हो? जब मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर उसकी परवरिश करूंगी, तो फिर तुम्हें उसके करीब कैसे आने दे सकती हूँ? तुम अपनी बेटी मेरे हवाले तभी करोगी जब तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम कभी यहाँ वापस पलटकर नहीं आओगी और ना ही कभी इस बारे में किसी को बताओगी कि ये बच्ची तुम्हारी बेटी है। अगर तुम ये वादा निभाने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करवाऊंगी, वरना तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकती हो। मैं मालकिन के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। मेरी प्रीति का इलाज करवाओ। मैं इसकी जान जाते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी बेटी को आपके हवाले कर रही हूँ। मैं कभी यहाँ वापस भी नहीं आऊंगी, लेकिन सिर्फ आपसे एक ख्वाहिश है। मैं और मेरे पति हमारी बेटी के लिए बहुत सारे सपने देखा करते थे। हमने सोचा था कि हम दोनों इसका कन्यादान करेंगे। ये दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगेगी, जवान होकर कितनी अच्छी बनेगी। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब मेरी बेटी जवान हो और उसकी शादी का समय आए, तो मैं अपने हाथों से उसका कन्यादान करूं। मालकिन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, मालकिन, मुझसे मेरी बेटी का ये हक तो न छीनो। मालकिन ने उस समय तो मुझे टालने के लिए कह दिया कि अच्छा ठीक है, अभी तो ये बच्ची है ही, कितने दिन की, अभी तो कई साल है, ठीक है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब इसकी शादी होगी तो इसका कन्यादान तुम ही करोगी। उस समय तो आपने मुझसे वादा कर लिया था, लेकिन अब आपने ये वादा कैसे तोड़ दिया? आपको क्या लगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी बेटी को आपको सौंपा, लेकिन मैं हर दिन इसे याद करती थी। हर दिन इसके जवान होने का, इसकी शादी का इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा और मैं अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करूंगी। आज आपने वो वादा तोड़ दिया मालकिन। मैं कभी भी अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं करती, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर माँ थी। अपनी बेटी की जिंदगी की खातिर मैंने अपनी ममता का सौदा कर लिया। मैंने आखिरी बार अपनी बेटी का माथा चूमा और हमेशा के लिए इस शहर से, उसकी जिंदगी से निकल गई। मैं दर दर की ठोकरें खाती रही। बेटी के जाने के गम और पति की मौत के दुख से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया। मैं भिखारन बन गई, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। 24 साल तक मैं तड़पती रही, मगर कभी इस दरवाजे पर नहीं आई। आज जब मैंने लोगों को बातें करते सुना, अखबार में आया कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन हरमन जोशी और कृतिका जोशी की बेटी प्रीति जोशी की शादी है और वो शादी के बाद अपने पति ऋतिक ओबराय के साथ दुबई में शिफ्ट होने वाली है और आज उसकी शादी है, वो दुल्हन बन रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मालकिन मुझे मेरी बेटी का कन्यादान तो नहीं करने देंगी, मगर मैं अपनी बेटी को दूर से देख तो सकूंगी कि आखिर वो दुल्हन बनकर कैसी लगती है और मेरी बेटी कैसी है। वो शादी के बाद बहुत दूर चली जाएगी, तो शायद कभी मैं उसे देख न सकूंगी। मेरे पास अपनी बेटी को देखने का ये आखिरी मौका था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दूर खड़े होकर सिर्फ एक झलक देख लूंगी। मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन खून की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई और फिर जब मुझे रोका गया तो मेरा सब्र खत्म हो गया। उस औरत की कहानी खत्म हुई तो पूरा माहौल गम भरा हो गया था। हर आंख में आंसू था। मैं भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मम्मी, जो अभी तक खामोश थी, अचानक आगे बढ़ी और जानकी जी के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। उन्होंने कहा, जानकी, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं भी तुम्हें काफी समय से ढूंढ रही थी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपनी बेटी मुझे सौंपकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया। मेरा पति, जो मुझे बांझ कहता था और बच्चे न होने की वजह से उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था, तुमने अपनी बेटी मेरे हवाले कर दी और जब वो दुबई से वापस आए तो मैंने उनको बताया कि हमारी बेटी हुई है। तब वो बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा कि यह हमारी ही बेटी है, मगर ये राज सिर्फ मैं जानती थी कि मैंने किसी की गोद उजाड़कर अपनी गोद भरी है, मगर ऐसा करना मेरे लिए मजबूरी थी। मैंने तुम्हारी बेटी का सारी जिंदगी बहुत ख्याल रखा और देखो कि शायद इसी का नतीजा था कि जब प्रीति 2 साल की हुई तो ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया, आलोक। मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे अपने बेटे के जन्म से पहले लगता था कि मैं सच में बांझ हूँ। ये दर्द मेरे दिल में था, लेकिन बेटे के जन्म के बाद मेरी खुशी दुगनी हो गई थी। फिर 3 साल बाद ऊपर वाले ने मुझे एक और बेटा दिया, सोनू। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन फिर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगता था कि अगर तुम्हारी मुलाकात हो गई तो कहीं तुम प्रीति को ले जाने की जिद न करो। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहना ही बेहतर समझा
और आज प्रीति की शादी पर भी मुझे तुमसे किया गया वादा अच्छी तरह से याद था। लेकिन मैं एक बेटी की माँ होने का हक नहीं छीन सकती थी और अपने पति के सामने सारी सच्चाई लाकर खुद को शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहती थी। मगर देखो, आज सारी सच्चाई मेरे पति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ गई। मेरी शादी में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ साथ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हुए थे, जिन्होंने अपने कैमरे में आज के हुए इस पूरे हादसे को रिकॉर्ड कर लिया। पापा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पापा को एहसास हो रहा था कि ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। वो मेरी मम्मी को बांझ कहकर बहुत परेशान किया करते थे, इसलिए मजबूरी में उन्होंने जानकी जी की मदद करने के साथ साथ उनकी बेटी को अपने पास रख लिया। मगर ऊपर वाले की कृपा से उनके यहाँ उनकी अपनी औलाद भी हुई। मम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी थी और उन्होंने लोगों की तरफ देखकर कहा कि मैंने हमेशा प्रीति का बहुत ख्याल रखा, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। मैंने इसे भले ही जन्म नहीं दिया, लेकिन इसे सगी बेटी से बढ़कर चाहा है, बल्कि मेरा पूरा परिवार इससे बहुत मोहब्बत करता है। इसके एक आंसू की कीमत मैंने अपनी जान से चुकाई है, लेकिन मैं आज शर्मिंदा हूँ। मैं डर गई थी, मैं एक मतलबी माँ बन गई थी। मुझे डर था कि अगर मेरे पति को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे और किसी और से शादी कर लेंगे। अपना घर बसाने के चक्कर में मैंने जानकी की गोद उजाड़ दी। जानकी ने आज यहाँ जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। मुझे माफ कर दो जानकी, आज हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। मम्मी बिलख बिलख कर रो रही थी जब पापा आगे बढ़े और उन्होंने मम्मी को तसल्ली देते हुए कहा कि कृतिका, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि औलाद के प्यार में मैं इतना अंधा हो जाऊंगा कि तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम किसी की गोद को उजाड़ने पर मजबूर हो जाओगी। मुझे माफ कर दो। और जान की बहन, मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी थी। इतना सब हो जाने के बाद माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये खामोशी हमदर्दी की नहीं बल्कि सवालों की थी। सभी लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी। लोग एक दूसरे के कानों में कहने लगे, ये क्या हो गया? मतलब प्रीति एक भिखारन की बेटी है। खानदानी लोग तो नस्ल और खून देखते हैं, ये रिश्ता तो धोखे की बुनियाद पर था। कोई कह रहा था कि ऋतिक का परिवार बहुत ऊंचा है, वो एक भिखारन की बेटी को अपने घर की बहू कैसे बनाएंगे? ये बातें मेरे ससुराल वालों तक भी पहुंच रही थी। ऋतिक की मम्मी के चेहरे पर कंफ्यूजन थी। मेरे भाइयों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे कि कहीं शादी टूट न जाए। मैं भी बुरी तरह से डरी हुई थी और मम्मी के कदमों में सिमट गई थी। मैं भी समझ रही थी कि अब सब खत्म हो गया। मम्मी पापा ने भी डरकर उनकी तरफ देखा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। ये आवाज ऋतिक के पिता की थी। वो आगे बढ़े और उन्होंने पापा के कंधे पर हाथ रखा। सब खामोश हो गए थे। मेरे ससुर ने मेरी तरफ नजर डाली और फिर मेरी मम्मी पापा पर, और फिर तेज आवाज में कहने लगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखा और कहा कि मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, रिश्ता खून का नहीं परवरिश का और भाग्य का होता है। प्रीति चाहे जोशी परिवार की बेटी हो या फिर इस जानकी की, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा और प्रीति एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यही काफी है। प्रीति एक संस्कारी और सुलझी हुई लड़की है। जोशी परिवार में उसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। वो मेरे बेटे को खुश रखेगी और दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे तो हमारी खुशी हमारे बच्चों में ही है। हमें समाज की बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से प्रीति सिर्फ आप लोगों की बेटी नहीं बल्कि ये मेरी भी बेटी है। ये हमारे घर की इज्जत है, मेरे बेटे की पत्नी है। इसके पुराने समय में जो भी हुआ, लेकिन उसका भविष्य मेरे बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बहू को घर ले जा रहा हूँ जिसको जानकी जैसी हिम्मत वाली औरत ने जन्म दिया और उसकी परवरिश जोशी परिवार में हुई, जहाँ संस्कारों को मान्यता दी जाती है और उनके परिवार की मोहब्बत की मिसाल तो लोग देते ही हैं। ऋतिक के पिता की इस बात में वहां पर मौजूद लोगों के मुंह बंद कर दिए थे। ऋतिक ने आगे बढ़कर जानकी जी से आशीर्वाद लिया और कहा कि आंटी, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी कुर्बानी बर्बाद नहीं गई। मैं वादा करता हूँ मैं प्रीति को वही इज्जत दूंगा जो एक राजकुमारी को मिलती है, और अब आप हम दोनों का कन्यादान करेंगी। ये सुनकर मेरे जज्बात का बांध टूट गया था। मैं रोते हुए उठी और अपनी सगी माँ के गले लग गई थी। माँ बेटी का ये मिलन इतना दर्दनाक और मोहब्बत भरा था कि वहां पर मौजूद हर इंसान रो पड़ा था। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहा कि मेरी बेटी, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। मैंने कहा, नहीं माँ, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ रहेंगी या फिर इसी घर में रहेंगी। मैं अब आपको दोबारा खोने की हिम्मत नहीं रखती।
मम्मी भी आगे बढ़ी और उन्होंने माँ से कहा कि जानकी, प्रीति ठीक कह रही है। अब तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, हमारे परिवार की सदस्य बनकर। और इस तरह मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया था, वो आज भी जोशी विला में रहती है। मैं भले ही उन लोगों से दूर हूँ, लेकिन मेरी सबसे बात भी होती है और अपने दोनों माँओं का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। लेकिन विदाई से पहले मुझे जन्म देने वाली माँ ने भी मेरा कन्यादान किया और अपना सपना पूरा किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।